हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद माय वीडियो नंबर 9 जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर। इसके साथ ही मैंने इसमें मोस्ट क्वेश्चंस भी चैप्टर नंबर 10 और 9 के रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कॉमर्स हब एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग बाय सिमरन अग्रवाल। क्लियर योर बेसिक्स ऑफ कॉमर्स हियर एंड ऑल्सो गेट नोट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी हियर। To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. चैप्टर नंबर 10 के 1 to लेकर 6 तक के जो भी पॉइंट्स थे उनकी बात हमने पार्ट नंबर 1 में कर ली थी। रिमेनिंग पॉइंट्स की बात अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इफ़ टाइम बचेगा हमारे पास तो हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज मैं इसका पार्ट 3 विद मोस्ट क्वेश्चंस बता दूंगी। क्लियर। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 7, व्यर्थ ठहराव संबंधी वैधानिक नियम। जो शब्दावली थी, टर्मिनोलॉजी थी, चैप्टर 9 में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दी है, जिसका वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। व्यर्थ ठहराव क्या होता है? जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता, यानी कि उसको राजनियम या आपके कानून के द्वारा क्या है बदलवाया नहीं जा सकता, वो क्या होता है? व्यर्थ ठहराव होता है। ऐसा ठहराव पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता। ऑफकोर्स ये बात है, जो चीज़ स्टार्टिंग से व्यर्थ है, मतलब क्या होता है व्यर्थ? यूजलेस, वेस्ट, जिस चीज़ का कोई यूज़ ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो कुछ पॉइंट बनता ही नहीं है, यानी कि इन शॉर्ट वो किसी भी पक्षकार के मध्य दायित्व उत्पन्न नहीं करेगा। निम्न व्यवहारों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। इन व्यवहारों को क्या किया गया है? कानून ने सीधे ही व्यर्थ घोषित कर दिया है। पहला है आपका अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। देखो, मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात की है, जैसा मैं हमेशा मेरी वीडियोस में बताती हूँ कि बीएसटी इकोनॉमिक्स इन सब में पॉइंट टू पॉइंट बात हमें करनी चाहिए। इसको मैं समझा दूंगी आपको यहाँ पर, और उसके अलावा जो आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन है आप वहाँ पर इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। बट जितना मैं समझाऊंगी वही इनफ हो जाएगा आपके रिविजन के लिए। तो साथ ही एक पेन कॉपी साथ में लेके बैठो, ताकि कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में नहीं आए, उसको आप सेम टाइम कवर कर लेना। इफ इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, लाइक दैट चैनल, एंड उसके साथ ही मेरे ग्रुप है हैप्पी चैटर्स, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स इजीली शेयर कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी वो बता सकते हो। ठीक है। फर्स्ट है अयोग्य पक्षकार द्वारा किए गए ठहराव। अयोग्य पक्षकार हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं? जो 18 साल से कम के होते हैं, अवयस्क होते हैं, जिनको राजनियम ने अयोग्य घोषित कर दिया हो, और क्या अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, ये तीनों किसमें आते हैं? अयोग्य पक्षकार कहलाते हैं। इनके साथ अगर किसी भी प्रकार का ठहराव किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो टोटली वेस्ट है, व्यर्थ है, वो किसी भी प्रकार का दायित्व उत्पन्न वहाँ पर नहीं करने वाला। ठीक है। अब अगर आपने यानी कि मान लो किसी ने भी क्या कर लिया कि नहीं मुझे तो करना है, किसी अवयस्क के साथ दायित्व अपना क्या करना है, ठहराव करना है, करो, किसने मना करा है, लेकिन वो क्या यूजलेस है। फिर सामने वाला क्या कहेगा? जब तुझे पता था कि वो अयोग्य पक्षकार है तो तुझे नहीं करना चाहिए था। आ रही बात समझ में? अब जो लॉस हुआ है वो अपने आप बियर करो। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, आवश्यक तथ्य संबंधी गलती। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें क्या होनी चाहिए थी, मालूम होनी चाहिए थी उस ठहराव के बारे में, वो मालूम ही नहीं चली। तो अगर वो तथ्य गलत हैं तो फिर ये ठहराव क्या होता है? व्यर्थ होता है। विदेशी राजनियम के संबंध में गलती। ठीक है। अगर आप क्या करो, किसी और फॉरेन कंट्री से अपना कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो, कोई अनुबंध करने वाले हो, ठीक है, इतने में क्या हो, गवर्नमेंट ने कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए, या तो आपकी गवर्नमेंट ने कर दिए या फिर सामने वाली कंट्री की गवर्नमेंट ने कर दिए, आपको पता ही नहीं चला, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो ठहराव व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। प्रतिफल तथा उद्देश्य क्या हो? अवैधानिक हो। प्रतिफल भी अवैधानिक है, यानी कि जो हमें उस ठहराव के बदले मिलने वाला है, और उस ठहराव का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो भी क्या है? अवैधानिक है। हो सकता है वो देश को, समाज को हानि पहुंचाने वाला हो सकता है, किसी की पर्सन की लाइफ को हानि पहुंचाने वाला हो, कुल मिला के वो क्या हो? गैर कानूनी हो, तो भी ठहराव क्या होते हैं? व्यर्थ ठहराव होते हैं। अवयस्क के अलावा किसी के विवाह को रोकने के लिए किया गया प्रस्ताव, यानी कि अवयस्क कौन होता है? 18 साल से कम के जो लोग होते हैं वो अवयस्क होते हैं। अगर उसके अलावा किसी के भी विवाह को रोकने के लिए, यानी कि किसी की शादी को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव करता है तो वो क्या होता है? व्यर्थ होता है। ठीक है। जैसा हम लोग बहुत बार अखबार में पढ़ते हैं कि ठीक है, कोई कपल था वो भाग गया, आ रही है मैं समझो, उसकी फैमिली ने क्या करा, उनको वापस लाने के लिए कोई अनुबंध करा। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये व्यर्थ होते हैं। पर वहीं क्या है, वो कपल क्या है? अवयस्क है, तो फिर पहली बात तो वो विवाह का प्रस्ताव ही गलत है, और साथ ही यहाँ पर कानूनी दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। धंधे या व्यापार में रुकावट डालने वाले प्रस्ताव। किसी के भी धंधे या व्यापार में रुकावट डालने वाले प्रस्ताव व्यर्थ होते हैं। ऐसा
एथिकली भी गलत है, नैतिकता के उससे देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी गलत है कि आप किसी का बिजनेस चल रहा है और उसको खराब करने के लिए आप किसी से क्या कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो कि ये नहीं इसका बिजनेस खराब कर दे, इसकी शॉप को आग लगा दे, ऐसा कुछ भी। तो ये क्या है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो ये है किसी के धंधे या व्यापार में रुकावट डालने वाले प्रस्ताव जो पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। वैधानिक कार्यवाही में रुकावट यानी कि पुलिस की कोई कार्यवाही चल रही है, कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, उसमें आपने क्या करी, बाधा डाल रहे हो, तो ये भी व्यर्थ है। भ्रामात्मक तथा संदेहास्पद स्थिति के ठहराव यानी कि कोई बात क्या है बिल्कुल हमें क्लियर नहीं है, हम उस बात को लेकर क्या है भ्रम में है, स्थिति क्लियर नहीं है, तो भी क्या है वो एकदम व्यर्थ है। जबकि कोई भी ठहराव करने के लिए हर चीज़ क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में बता रखा है, प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा क्या हो, उसका अर्थ निश्चित नहीं किया गया हो, ठहराव भ्रमात्मक हो या संदेहास्पद प्रकृति का हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम शाम को अपना घोड़ा 5,000 या 10,000 रुपये में बेचने का वादा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, या तो वो 5,000 देगा या 10,000 देगा, तो गलत है। या तो 5,000 फिक्स करो या 10,000 फिक्स करो, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, व्यर्थ ठहराव यहाँ पर हो जाएगा। इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाजी के ठहराव। व्यर्थ ठहराव में आपके पास टोटल पॉइंट है 11। वैसे तो व्यर्थ ठहराव 2018 के पेपर में बड़े क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, पर फिर भी ठीक है, ये मोस्ट पॉइंट हम मान सकते हैं। इसमें बाजी का ठहराव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से समझ लिएगा, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। क्या होता है बाजी का ठहराव, बाजी का शॉर्ट में मीनिंग यानी कि दूसरे अर्थ में मीनिंग होता है शर्त। ठीक है, बहुत बार नहीं होता कि जान की बाजी लगा दी, यानी जान की क्या लगा दी भाई, जान की बाजी लगाना तो होता है कि किसी क्या टफ काम में पड़ना, पर वहाँ पे मतलब क्या है कि भाई या तो वो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, तभी तो उसने जान की बाजी लगाई है। तो बाजी का मतलब होता है एक तरीके से शर्त लगाना। बाजी के ठहराव की प्रकृति ऐसी होती है कि इसमें ठहराव के एक पक्षकार को या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। ठीक है, अतः ऐसे ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं, परंतु कुछ इस प्रकार के ठहराव भी हैं जो बाजी के ठहराव जैसे लगते हैं परंतु वो व्यर्थ नहीं है। क्या क्या है, उनको बोलते हैं अपवाद। किसी बच्चे को अगर अपवाद पता नहीं हो, यानी एक्सेप्शन क्या होता है, जो चीज़ सामान्यतः चल रही है उसी चीज़ को अपोजिट बताना किसी थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहलाता है अपवाद। तो है घुड़दौड़ का ठहराव, ठीक है, जो हॉर्स रेसेस होती हैं ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा होती हैं। चिट फंड ठहराव, छोटी मोटी कंपनियां होती हैं कि आप हमें 500,000 रुपये दो, हम आपको 15-20 दिन में डबल करके देंगे, ये चिट फंड ठहराव। बीमा अनुबंध, ठीक है, तेजी मंदी के व्यवहार, सट्टे के व्यवहार, वर्ग पहली प्रतियोगिता, ये सब क्या होती है बाजी के ठहराव में आती है, परंतु ये क्या होती है वैध होती है या वैध नहीं होती। एक क्वेश्चन है आपके पीछे कि बीमा के अनुबंध क्या है, बाजी के ठहराव हैं? जी नहीं, इनकी प्रकृति बाजी के ठहराव के अनुबंध जैसी है, परंतु ये वैध होते हैं तथा ये अवैध नहीं होते। असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर ठहराव, अब कोई ऐसी घटना आपने क्या करी, उसके ऊपर शर्त मतलब उसके ऊपर ठहराव किया कि जो क्या है बिल्कुल ही असंभव है। जैसे कि कमल दीपक से ठहराव करता है कि वह रीटा से शादी कर लेता है तो वह उसे 5 रुपये देगा, जबकि ठहराव के समय से पहले ही रीटा मर चुकी है। अब पॉसिबल नहीं है ना, आत्मा से तो शादी करने जाएगा नहीं हो कि चलो ठीक है मैं भी स्वर्ग में चला जाता हूँ और शादी करके वापस आऊँगा, 5 रुपये ले जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हुई, असंभव घटना यहाँ पर हो गई। प्रारंभ से ही असंभव ठहराव, ठीक है, अशोक रीटा से तारे लाने के बदले धन की मांग करे तो क्या है, ये तारे लाना कोई संभव चीज़ है क्या, नहीं ना, ये असंभव है। क्लियर आई बात समझ में? तो जो चीज़ प्रारंभ से ही क्या हो असंभव हो और उसके आधार पर आप ठहराव कर लो तो वो भी ठहराव व्यर्थ होते हैं। ये होता है 7 पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद 8 पॉइंट है संयोगिक अनुबंध संबंधी प्रावधान। संयोगिक वर्ड से पता चल रहा है जो संयोग के आधार पर हो, ठीक है, और हिंदू माइथोलॉजीज में तो संयोग को बहुत बड़ा वर्ड माना गया है। ठीक है, आई होप कि संयोग वर्ड तो सब लोग समझते होंगे। तो संयोगिक अनुबंध संबंधी प्रावधान, ये प्रावधान क्या होते हैं, ये किसी घटना के घटित होने पर आधारित होते हैं। इन्हें सापेक्ष और शोयुक्त अनुबंध भी कह सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सापेक्ष अनुबंध या शोयुक्त अनुबंध किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे संयोगिक अनुबंध का दूसरा नाम ही सापेक्ष अनुबंध या शोयुक्त अनुबंध है। फिर आप बताएंगे कि ये किसी घटना के घटित होने पर आधारित होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, राम रीना को वचन देता है यदि उसके घर में आग लगेगी तो वह क्षतिपूर्ति करेगा। अब अगर आग लगेगी तो राम क्षतिपूर्ति करेगा, नहीं लगेगी तो नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, किसी घटना पर आधारित हो गया। दूसरी बात, जो भी ये लॉ वाला चैप्टर है, ठीक है, आपको क्या करना, जब भी एग्जाम में बड़ा आएगा तो ट्राई करना 1-2 एग्जाम्पल्स तो आप वहाँ पर दे ही सको। तो ये बताता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आता है, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी आपका इंप्रेशन वहाँ पर डालेगी। संयोगिक अनुबंध संबंधी नियम क्या है, ये अनुबंध किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही निर्भर होते हैं। अब मकान में आग लगेगी या नहीं, ये क्या है, बिल्कुल अनिश्चित घटना है और विशिष्ट है, भाई मकान में आग लग रही है, मजाक थोड़ी हो रहा है कोई। घटना अनुबंध के समपार्श्विक होती है, घटना प्रतिफल का भाग नहीं होती। क्लियर,
ये कोई प्रतिफल का भाग थोड़ी कि यार आग लग रही तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला ना, तो ये कोई प्रतिफल नहीं है वहाँ पर। सामान्य अनुबंध के तत्व होना आवश्यक है, संयोगिक अनुबंध में सामान्य तत्व के तत्व होना आवश्यक होते हैं, तब जाके वो क्या है, संयोगिक अनुबंध बनता है। संयोगिक अनुबंध में किनको शामिल करा जा सकता है, हानि रक्षा, गारंटी और बीमा के जो सौदे होते हैं उनको इसमें शामिल करा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। बहुत बार मैं आपको साथ चलते चलते भी बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, और वैसे मैंने अलग से भी क्वेश्चन बनाए हैं जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में या फिर नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें बता दूंगी। साथ ही एक मोस्ट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं बनाऊंगी, और उसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग आकर ले लेना। ये जितनी वीडियोज़ हैं हम 20 जून टिल 5 PM में सारे चैप्टर्स आपके और जितने मोस्ट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दूंगी, ताकि 20 की नाइट और 21 का पूरा दिन आप अच्छे से अपनी तैयारियां कर सको। क्लियर। इसके बाद है अनुबंध के निष्पादन संबंधी वैधानिक नियम। अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन है। ठीक है, निष्पादन का मतलब क्या होता है, यानी अपने अपने वादों को पूरा कर देना। अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन है। इसमें रटने से कुछ भी नहीं है, पता चल रहा है साफ। यदि अनुबंध निष्पादन से पूर्व किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो दूसरा पक्षकार मृत पक्षकार के वैधानिक उत्तराधिकारियों को अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है। अगर मान लो कोई 2 पार्टनर और एक पार्टनर की क्या कोई डेथ हो गई, तो जिसकी डेथ हुई है उसके घर में जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी होंगे, जो उसका बाद में बिजनेस संभालेंगे या उसके आधार पर काम करेंगे, उससे वो अपने कामों को या शर्तों को पूरा करवा सकता है। यदि अनुबंध के निष्पादन हेतु किसी विशेष चातुर्य की आवश्यकता ना हो, बस यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि किसी उत्तराधिकारी को कब आप मजबूर कर सकते हो काम करने के लिए अपना, कि जब कोई विशेष मतलब चातुर्य नहीं चाहिए। जैसे मान लो आपका काम था किसी CA के साथ, अब उस CA की डेथ हो गई, वो ऑडिट नहीं कर पाया कंपनी की, तो अब जरूरी है उसका बेटा भी CA ही होगा, नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो वो वहाँ पर उसको बाध्य नहीं कर सकता, बट अगर उसका बेटा भी CA है देन वो उसको उस चीज़ के लिए बाध्य कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी CA की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी में से कोई CA है तो दूसरे पक्षकार का काम कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। अनुबंध निष्पादन 2 प्रकार से कर सकते हो। वास्तविक निष्पादन, जब अपने अपने वचनों व दायित्वों को दोनों पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो। ठीक है, ये होता है वास्तविक निष्पादन, यानी कि दोनों ने सब पूरा कर दिया, मैटर सॉल्व। प्रस्ताव द्वारा निष्पादन, जिसमें पक्षकार अपने अपने दायित्वों एवं वचनों के निष्पादन का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को करते हैं, यानी कि उनको कहना पड़ता है भाई मेरा काम करो जो तुमने नहीं करा। एक होता है ना याद दिलाने वाली बात, मान लो आपने अपने फ्रेंड को कॉपी दी कि ठीक है मुझे कॉपी 2-3 दिन में रिटर्न कर देना, उसने करी नहीं, तो आप उसे याद नहीं दिलाओगे कि यार भाई मेरी कॉपी लेकर आई हो। ठीक है, दिलाओगे ना याद। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि प्रस्ताव द्वारा निष्पादन, उन्हें प्रस्ताव देना पड़ता है अपने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए। निम्न दशाओं में निष्पादन आवश्यक नहीं होता। कौन कौन सी, जब निष्पादन ही असंभव हो जाए, हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी ही खड़ी हो जाए कि निष्पादन करना ही क्या हो जाए, असंभव हो जाए। मान लो जैसे अभी इतना सब कुछ चल रहा है, कोविड चल रहा है और टिड्डियाँ भी आई थी या फिर भूकंप आ रहा है। ठीक है, तो किसी से क्या था, कोई बातचीत थी, मान लो A ने B से कहा कि अगर तुम मेरे खेत में जितनी भी खड़ी फसल है इसको क्या करोगे, मुझे काट के दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और एक ही रात पहले क्या है, टिड्डियाँ आ गई बहुत सारी और वो खड़ी हुई फसल को वही खराब कर गई। ठीक है, उनको अब तो क्या हुआ फिर, अब जब खड़ी हुई फसल ही नहीं है तो उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा, कैसे तो उसको काटा जाएगा, कैसे साफ किया जाएगा, तो ये क्या हो गया, असंभव। अनुबंध को निरस्त कर दिया जाए, अगर किसी कारणवश एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया गया है, तो जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो निष्पादन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। ठहराव गैर कानूनी हो, जहाँ पर भी गैर कानूनी वर्ड आ जाए वहाँ पर सब कुछ क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, चाहे निष्पादन हो, ठहराव हो, अनुबंध हो, जो गैर कानूनी है वो गलत है। अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान, ऊपर हमने बात की निष्पादन की, यहाँ हम बात करेंगे अनुबंधों की समाप्ति की। अनुबंधों की समाप्ति से आशय अनुबंध की उस स्थिति से है जब अनुबंध के पक्षकारों का कोई भी दायित्व क्या हो, शेष ना बचे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व शेष नहीं बच रहा है। आई बात समझ में, अपना अपना काम सबने निपटा लिया। अब जब काम निपटा लिया तो फिर उनको जरूरत भी नहीं है कुछ और करने की। यदि अनुबंध निष्पादन से पूर्व किसी पक्षकार की क्या होती है, मृत्यु, सॉरी ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अनुबंध समाप्ति की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अनुबंध की समाप्ति की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। ये 2 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी हैं, निष्पादन द्वारा समाप्ति, फर्स्ट तो यही है, अगर काम अपना अपना काम पूरा हो गया तो उस चीज़ का क्या हो गया, निष्पादन हो गया, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपके अनुबंध की समाप्ति हो गई। A ने B को क्या करा, 1 लाख रुपए देकर कार खरीदने का वादा किया,
बी ने कार दे दी, ए ने पैसे दे दिए, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अनुबंध पूरा हो गया, उसका निष्पादन हो गया। तो निष्पादन द्वारा समाप्ति। पारस्परिक ठहराव या सहमति द्वारा समाप्ति। मान लो एग्जाम्पल, किसी के घर में काम चल रहा था, ठीक है, वादा क्या हुआ कि 2 मंजिलें बनवानी है, उसने ठेकेदार को ऑर्डर दे दिया कि भैया मुझे मेरे घर में 2 मंजिलें बनवानी है। तो ठेकेदार ने एक्सेप्ट कर लिया और अपने चार्जेस बता दिए, बट उसको 1 मंजिल बनवाने के बाद क्या फील हुआ कि यार चल ठीक है, पैसे खत्म नहीं है, फिर बाद में बनवाऊंगा, कुछ भी XYZ उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। उसने ठेकेदार को बोला कि ठीक है 1 मंजिल बन गई, मैं आपको उसका पेमेंट कर देता हूँ, अब मुझे नेक्स्ट नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ, आपका पारस्परिक ठहराव हो गया। बोले ठीक है भैया अब नहीं बनवाना, कोई बात नहीं, आप मुझे मेरा पेमेंट कर दो। अवधि समाप्त होने से अनुबंध की समाप्ति। बहुत अनुबंध कैसे होते हैं जो अवधि के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। जैसे अब क्या हो रहा है, मान लो आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस ली, उसकी फ़ी पे की 6 महीने की, ठीक है, तो 6 महीने जैसे ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास क्या होगा, उसका सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके से अनुबंध की समाप्ति है, क्योंकि क्या हुआ, वहाँ पर आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। क्लियर? आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं यही ट्राई करती हूँ बच्चों को मैं ईजी से ईजी तरीके से समझा सकूँ, ताकि वो अपने क्वेश्चन आंसर को, और मेरा फोकस मेन क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं रहता, मेरा जो फोकस रहता है वो कंसेप्ट पे रहता है, ताकि बच्चा टिल लास्ट तक, जब तक स्टडीज़ कंटिन्यू रहे, उसके माइंड में फिट रहे कि हाँ ठीक है मैंने कभी कुछ पढ़ा था। क्लियर? एक क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड होकर माइंड, मेरा मानना है कि स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअल माइंड होना चाहिए कि सबको समझो, और कोई भी कहीं से कुछ भी पूछो और हम उसका क्विक आंसर कर दें, ना कि ऐसे कि पीछे के 10 क्वेश्चन हमने लर्न कर लिए और कोई हमसे पूछ रहा है तो हम नील बटा नील वहाँ पर खड़े हैं। राजनियम के प्रभावी होने से अनुबंध की समाप्ति। बहुत बार राजनियम क्या होता है, प्रभावी हो जाता है ऑटोमेटिक, तो अनुबंध की वहाँ पर समाप्ति हो जाती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, देखो फर्स्ट है आपका पक्षकार की मृत्यु होने पर। अब किसी इंसान की अगर मृत्यु ही हो गई तो फिर सब कुछ क्या है, वहीं पर बात खत्म हो जाती है, कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। दिवालिया होने पर, ठीक है, दिवालिया हो गया पक्षकार, कॉमर्स वाले तो दिवालिया अच्छे से समझते होंगे क्या होता है दिवालिया। अनुबंध भंग या खंडन द्वारा समाप्ति। अनुबंध भंग कर दिया एक पक्षकार ने तो ठीक है, खंडन भंग एक ही बात है। निष्पादन की असंभवता द्वारा समाप्ति, यानी क्या है, अब उसका निष्पादन करना संभव नहीं, जैसे मैंने वो टिड्डी और खेत वाला एग्जाम्पल आपको दिया था। अब है 11वां पॉइंट, अनुबंध भंग के उपचार संबंधी वैधानिक नियम। क्लियर? जब एक पक्षकार अनुबंध भंग कर देता है, यानी तोड़ देता है, उसका खंडन कर देता है, तो दूसरा पक्षकार अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। सीधी सी बात है यार, आपने अपने फ्रेंड को क्या करी, इंग्लिश की कॉपी देना चाहिए और हिंदी की देना चाहिए। अब ना तो वो आपको इंग्लिश की दे रहा है, तो आप उसको हिंदी की देने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं हो, ठीक है, और वह अनुबंध को समाप्त कर सकता है। ए ने बी को क्या करा, 100 डिब्बे 10 रुपये प्रति डिब्बे के हिसाब से देने का वादा करा, परंतु उचित तिथि पर वह सुपुर्दगी नहीं दे पाया, तभी क्या कहलाएगा, अनुबंध का खंडन कहलाएगा। और अनुबंध भंग की स्थिति में वो क्या क्या अधिकार हैं उसके पास, वो यहाँ पर मेन फोकस करने वाली चीज़ है। अनुबंध को निरस्त करना, वो चाहे तो अनुबंध को निरस्त कर सकता है, बोले भैया ना मुझे डिब्बे चाहिए, ना मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूँ। हर्जाना या क्षतिपूर्ति का दावा, अब हो सकता है उसने उस डब्बे के बदले आगे से कोई मतलब प्रोजेक्ट ले रखा हो, अपॉइंटमेंट ले रखा हो, कुछ भी XYZ उसका बिजनेस हो सकता है वो, तो उसको तो लॉस हुआ ना, उसने उसको डब्बे नहीं दिए तो उसकी वो थर्ड पार्टी को नहीं दे पाया तो उसको लॉस हुआ, तो ये बहुत गलत है। तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, हर्जाना या क्षतिपूर्ति ले सकता है, बोले तुमने मुझे टाइम पे डब्बे नहीं दिए, मेरा लॉस हुआ, नाउ पे मी, ठीक है, वही बात बोल सकता है। अर्जित या उचित पारिश्रमिक प्राप्ति का अधिकार, ठीक है, अगर मान लो एक यहाँ पर ठेकेदार या नौकर या फिर किसी नियोक्ता या उसके कर्मचारी की बात हो रही है, तो नियोक्ता ने क्या करा, कर्मचारी ने काम कर दिया और नियोक्ता ने क्या करा, बीच में उसको जॉब से निकाल दिया, तो उसने जितने दिन काम करा है उसको उतने दिन पारिश्रमिक प्राप्ति का अधिकार है। निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार, बिल्कुल अगर आप चाहो तो उसको वापस निष्पादित कर सकते हो, बोल सकते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, 100 डिब्बे अगर आप अभी नहीं दे पाए 10 दिन में आपका टाइम पीरियड और बढ़ा देता हूँ, 10 दिन बाद दे देना, लेकिन मुझे तो डिब्बे ही चाहिए, तो वो निष्पादित अभी भी उसको करवा सकता है। निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकार, यानी कि उसके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लगा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है 12वां पॉइंट, अर्ध अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम, इसको हम मोस्ट मान सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। इंग्लैंड में गर्भित अनुबंध को अर्ध अनुबंध कहते हैं। देखो पढ़ते टाइम जो मेरा नोट्स बनाने का तरीका है ना, अगर मुझे कुछ भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो आई ऑलवेज राइट ऑन द टॉप ऑफ द पेज लाइक दिस, स्टार लगाया और ऊपर लिख लिया। उससे क्या होता है कि मैं जब भी पेज पर लिखती हूँ तो सबसे पहले वो हाईलाइटेड पॉइंट दिखता है। अब कोई पूछे कि अर्ध अनुबंध शब्द कहाँ से आया, तो माइंड में हमेशा याद रहेगा इंग्लैंड से आया। क्यों? क्योंकि मैंने 2 या 3 बार जब मेरी डायरी खोली और जब इसको नोट आउट किया था तो यहाँ पर लिखा हुआ था। अर्ध अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम, अर्ध अनुबंध हमने पढ़ ही लिए थे कि जो अनुबंध किए नहीं जाते और कानून द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं, नहीं मानो मानो तुम्हें तो हमारी माननी ही पड़ेगी, ठीक है, वो वाला सिस्टम यहाँ पर चलता है। ये अनुबंध विधान के द्वारा रचित होते हैं, इस कारण इनमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान नहीं होते।
जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, गर्भित अनुबंध भी कहा जाता है। यानी कि 3 नाम हो गए भाई एक चीज़ के, अर्ध अनुबंध, गर्भित अनुबंध, ठीक है, दो ही हुए, 3 नहीं हुए, ठीक है, गर्भित अनुबंध और अर्ध अनुबंध। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एक गैस एजेंसी अपने एक ग्राहक राहुल को पहुंचाने वाले सिलेंडर को रोहित को पहुंचा देती है। पहुंचाना इन महाशय को था, पहुंच गया इन महाशय के घर, ठीक है, और रोहित इसका प्रयोग कर लेता है। तो रोहित जी तो और थोड़े इंटेलिजेंट निकले, बोले ठीक है सिलेंडर आया फ्री में यूज़ कर लो, तो उन्होंने कर लिया। अब यूज़ तो कर लिया, लेकिन क्या हुआ, एक तरीके से गर्भित क्या हो गया, वहाँ पर अनुबंध बन गया, क्योंकि जब उन्होंने सिलेंडर यूज़ किया था वो जानते थे वो उनका नहीं है, हो सकता है भविष्य में उन्हें पैसा देना पड़े। तो गैस एजेंसी रोहित से मूल्य प्राप्ति का अधिकार रखती है क्योंकि उन्होंने सिलेंडर को यूज़ किया है। आई बात समझ में। अर्ध अनुबंध के प्रकार, ठीक है, 168 से 172 तक की जो धाराएं हैं अनुबंध अधिनियम में, वो क्या बताती हैं, अर्ध अनुबंधों के प्रकारों को यहाँ पर अपने को बताती हैं। पहला है अयोग्य पक्षकारों की आवश्यकताओं हेतु किए गए अनुबंध। अयोग्य पक्षकार भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, कौन से होते हैं अयोग्य पक्षकार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राज क्या है, एक पागल व्यक्ति है जो अपने बारे में अच्छा बुरा नहीं समझ सकता, उसका जीवन निर्वाह की वस्तुएं सुधा उसे प्रदान करती है, तो सुधा क्या कर सकती है, राज की संपत्ति में से मूल्य प्राप्त करने का अधिकार रखती है। राज और सुधा ने आपस में बातचीत नहीं की कि यार तुम मेरा ध्यान रखना, ठीक है, और जो भी तुम्हें खर्चा हुआ चाहिए तुम मेरे उससे ले लेना, क्योंकि राज तो सोच समझ नहीं सकता, परंतु इंसानियत के नाते या फिर जो भी है, सुधा ने क्या प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं इनका ध्यान रखूंगी, तो वो उसकी संपत्ति में से अपना होने वाला खर्चा लेने की पूर्णतः अधिकारी है। स्वहित के लिए उत्तरदायी पक्षकारों की तरफ से किए गए भुगतान हेतु, यानी कि आपका कोई हित था, ठीक है, और कोई और किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी था, परंतु आपने क्या करा, उसकी तरफ से भुगतान कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग हो गए, ए, बी और सी। एग्जाम्पल समझ लो कैसे, जब कोई व्यक्ति अपने हित के लिए दूसरे पक्ष को जो भुगतान के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी है को भुगतान कर देता है, तो ऐसे भुगतान को वापस प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे राम राहुल के मकान में किराएदार है, ठीक है, राम कहाँ रहता है, राहुल के घर में रहता है, राहुल को पैसे देता है महीने के। अब 1 महीने क्या हुआ, और नल का भुगतान कौन करता है, राहुल ही करता है, भाई मकान मालिक ही करेगा। तो किसी महीने राहुल करना भूल गया, तो प्रॉब्लम किसको हुई, राम को ही। तो राम से इस बार मैं करता हूँ, ठीक है, तो राम ने क्या करा, बिल का भुगतान कर दिया ताकि नल का कनेक्शन नहीं कटे। आई बात समझ में। तो अब क्या कर सकता है, राम राहुल से अपने पैसे ले सकता है क्योंकि उसने उसके बिहाफ पर पेमेंट किया है, और ये पूर्णतः वैधानिक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्वेच्छा से किंतु शुल्क लेने की भावना से किया गया कार्य, ठीक है, करा तो इच्छा से, परंतु कहीं ना कहीं उसमें क्या भावना छुपी हुई थी कि भैया मुझे तो इसका पैसा चाहिए, शुल्क चाहिए। जब कार्य करने वाला व्यक्ति शुल्क प्राप्ति की आशा से कार्य करता है या अपनी वस्तु प्रदान करता है, तब दूसरा पक्षकार इसमें अगर लाभ उठा लेता है तो राजनियम के प्रभाव से यह एक अनुबंध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे क्या क्या गया है, अर्ध अनुबंध कहा गया है। जय एक कपड़े के व्यापारी वीरू को एक थान कपड़े का दे देता है। थान होता है मतलब बहुत सारे जो कपड़े का एक तरीके से गट्ठर आप बोल सकते हैं, वो थान कहलाता है। वीरू क्या करता है, इसे प्रयोग में ले लेता है, तो जय वीरू से मूल्य प्राप्ति का अधिकारी है। जय तो क्या था, नॉर्मल दिखाने के लिए दिया कि ठीक है तू ले जा देख ले, और उसने क्या करा, उसको अपने काम में ले लिया, तो अब काम में लिया तो पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, अनुबंध तो नहीं किया, परंतु ये कानून द्वारा ऑटोमेटिक बन गया, तो ये अर्ध अनुबंध कहलाने लगा। इसके बाद आपका 13 पॉइंट, हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति के अनुबंध संबंधी प्रावधान। आई थिंक इसी वीडियो में हमारा जो भी 10th चैप्टर है वो कंप्लीट में यहाँ पर करवा दूंगी विद मोस्ट क्वेश्चंस। हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति बताती है धारा 124 के अनुसार। अगेन आई एम सेइंग, धारा याद हो सके तो प्लीज़ करके जाना, बहुत अच्छा रहेगा। हानि रक्षा अनुबंध से आश्रय ऐसे अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता, यानी कि जो वचन दे रहा है खुद या किसी अन्य व्यक्ति के दुराचरण से पहुंचने वाली है। आप किसी को क्या बोल रहे हो, किसी को गारंटी दे रहे हो कि आप मतलब सामने वाले के को या तो आपकी वजह से या फिर किसी और की वजह से भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई आप खुद करोगे। एग्जाम्पल है, हरी और रिया दोनों अच्छे वाले पड़ोसी हैं। हरी क्या करना चाह रहा है, अपने घर को बड़ा करना चाह रहा है, ठीक है। अब वो बड़ा तो करना चाह रहा है, पर जब वो बड़ा करेगा ना तो हो सकता है कि रिया के मकान को क्षति पहुंच जाए, क्योंकि घर क्या है बिल्कुल चिपके वाले हैं, ठीक है। अरे हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ऐसे मतलब हरी और रिया की स्टोरी बनाने आप लोग मत लग जाना। अतः होने वाली क्षति के लिए हरी हानि की पूर्ति का वचन देता है। हरी क्या कहता है, अरे रिया जी कुछ भी हो गया ना तो मैं हूँ ना, आई विल पे, आप क्यों टेंशन लेते हो। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्षतिपूर्ति और हानि की
दावे, हानि रक्षा के दावे वो यहाँ पर कर रहा है। यह रिया व हरि के मध्य हानि रक्षा का अनुबंध कहलाएगा। जो व्यक्ति हानि से बचाने का वचन देता है वो तो हानि रक्षक। तो यहाँ पर कौन हो गया हानि रक्षक? हरि। ठीक है, हरि कौन हो गया? हानि रक्षक। और जिसको बचाने का वचन दिया यानी कि रिया, तो रिया मैडम क्या हो गई? हानि रक्षा धारी। आई होप समझ में आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 14, गारंटी अनुबंध संबंधी प्रावधान। अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के अनुसार गारंटी अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे की त्रुटि की दशा में उसके तीसरे व्यक्ति के वचन का निष्पादन करने या उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। हानि रक्षा क्षतिपूर्ति में तो स्वयं प्लस किसी तीसरे के बिहाफ पर दिया जा रहा था, यहाँ पर तो बात ही केवल तीसरे की हो रही है। ठीक है, तो गारंटी और हानि रक्षा में डिफरेंस पहले एक यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। भाई कोई लोग कंफ्यूज हो जाए कि हानि रक्षा और गारंटी सेम लग रहा है, नहीं है। गारंटी पूर्णतः थर्ड पर्सन पर है और हानि रक्षा क्षतिपूर्ति 1% थर्ड पर्सन दोनों पर है। ठीक है, वह व्यक्ति को दायित्व पूरा करने का वो वचन देता है। व्यक्ति जो जमानत या गारंटी देता है वो तो क्या कहलाता है? प्रतिभू कहलाता है। ठीक है, जिसने गारंटी दी वो कहलाएगा प्रतिभू। जिसे गारंटी या जमानत दी गई उसे ऋणदाता या लेनदार कहेंगे और जिसके संदर्भ में दी गई उसे कहेंगे मूल ऋणी। चलो स्टोरी बनाएं फिर यहाँ पर। ठीक है, राम क्या है? एक नाबालिग है। श्याम से 3000 रुपये उधार ले लिए। गारंटी किसने दे दी? सीता ने। 3 लोग क्रिएट होगा स्टोरी में, राम जी, श्याम जी और सीता जी। ठीक है, राम जी को पैसे चाहिए थे। कौन थे भाई? वो नाबालिग थे। ठीक है, श्याम से 3000 रुपये उन्होंने उधार ले लिए जिसकी गारंटी सीता ने दी। राम श्याम को 5000 रुपये चुकाने से क्या करता है? अरे देखो, इसको थोड़ा सा सही कर लो, इसको 5000 कर लो। ठीक है, स्टोरी बनाते टाइम थोड़ी सी स्क्रिप्ट क्या हो गई? खराब हो गई, कोई बात नहीं, उसको एडजस्ट कर लेना, इतना सा चलता है। राम श्याम को 5000 रुपये चुकाने से क्या कर देगा? मना। ऐसी स्थिति में श्याम सीता से 5000 रुपये की धनराशि पाने का अधिकारी है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि अगर क्या राम नहीं देगा तो मैं दूंगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 3 लोग हो गए और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो राम कौन है? मूल ऋणी। क्लियर। श्याम कौन है? ऋणदाता। ओके। और राधा कौन है? प्रतिभू, गारंटी लेने वाला प्रतिभू। ठीक है, जिसने क्या करा? जिसके संबंध में गारंटी दी गई वो मूल ऋणी और जो देगा वो ऋणदाता। गारंटी अनुबंध की आवश्यकता निम्न कारणों से हो सकती है। जब कोई व्यक्ति क्रियाओं के लिए या व्यक्तिगत रूप से धनराशि या ऋण प्राप्त करना चाहे, बहुत बेसिक उसमें देखा जाए तो नॉर्मल जो बिजनेस होता है, बैंक वगैरह होते हैं ना, तब बोला जाता है कि अगर ठीक है कोई क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहा है, किसी को बिजनेस के लिए लोन वगैरह चाहिए, तो वहाँ पर ये गारंटी अनुबंध काम करता है। जब क्रेता विक्रेता से उधार माल लेता है, जब बड़े लेवल पे क्या होता है, बिजनेस होता है, तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्या करते हैं? गारंटी देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, फॉर भाई आपकी गारंटी कौन लेगा? आप मुझसे 1.5 लाख का 2 लाख का माल उठा रहे हो, अगर आपने मुझे नहीं चुकाया तो कोई तो होना चाहिए ना गारंटी देने के लिए। वहाँ पर ही गारंटी के अनुबंध काम करते हैं। और एक है नए नियुक्तिकरण के समय नए कर्मचारी के चरित्र, आचरण, व्यवहार व ईमानदारी के संबंध में गारंटी की मांग करें। जब कोई नियोक्ता यानी किसी ऑफिस में किसी नए एम्प्लॉय को रखा जाता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल कराई जाती है कि इसका चरित्र तो ठीक है ना, आचरण ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बहुत केयरलेस हो, या फिर जो कहीं पुराने जिसमें इसने ऑफिस में काम किया वहाँ चोरी गबन करा हो। तो इन सब के बारे में वो क्या करता है? गारंटी की मांग करता है। गारंटी अनुबंध की मुख्य बातें क्या क्या हैं? गारंटी अनुबंध में प्रतिभू द्वारा जो गारंटी दी जाती है वो मूल गारंटी होती है। और किसकी प्रार्थना पर होती है? ऋणी की प्रार्थना पर। मतलब अपने मन से नहीं देनी। अगर कोई आपको कहे कि भैया मेरे बिहाफ में गारंटी दो तो ही देनी है, वरना देने मत चले जाना कि भाई ठीक है मेरी तरफ से गारंटी ले लो, गारंटी ले लो। ठीक है, अगर फंस गए ना तो फिर चुकाते रहना बैठ के, अन्यथा अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। मुख्य दायित्व तो मूल ऋणी का ही होगा। यदि वह अपना दायित्व पूरा कर लेगा तो प्रतिभू के उत्तरदायी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिसकी गारंटी आपने दी उसने अपने दायित्व पूरे कर लिए तो बात ही खत्म हो गई, अनुबंध ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। तो आपकी तो कोई वहाँ पर क्या हुई? उत्तरदायित्व जनरेट हुआ ही नहीं। ठीक है, वैध अनुबंध निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि ऋणदाता प्रतिभू के सभी तथ्य जो वह मूल ऋणी के बारे में जानता है तथा जिससे प्रतिभू के दायित्व पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि जिससे आप गारंटी दिलवा रहे हो ना, और वो क्या कर जिसके बारे में वो गारंटी दे रहा है उसके बारे में सारी बातें जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बातें तो जानते नहीं और आपने गारंटी दे दी, बाद में पता चला वो इंसान तो क्या था, एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। गारंटी अनुबंध लिखित और मौखिक हो सकता है और बैंक की कंडीशन में यह लिखित ही होता है। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के साथ साथ सह विस्तृत होता है, अर्थात जितना दायित्व मूल ऋणी की राशि का बकाया है
उतना क्या होगा, प्रतिभू भी उसी राशि के लिए अपना दायित्व रखेगा तब तक। मान लो 1 लाख के लिए गारंटी दी, 20,000 चुका दिए, तो अभी भी कितने बच रहे हैं, 80,000 बच रहे हैं ना। तो ये 80,000 के लिए अभी भी प्रतिभू गारंटी है वहाँ पर। प्रतिभू का दायित्व कौन होता है, प्राथमिक तो मूल ऋणी का ही होता है, यानी जिसने लोन वगैरह लिया है या जिसके बिहाफ पे क्या है गारंटी दी गई है, मुख्य दायित्व उसी पर्सन का होगा। मूल अनुबंध व्यर्थ अथवा व्यर्थनीय हो जाता है, तो ऐसी दशा में भी प्रतिभू के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर क्या हुआ, मूल अनुबंध व्यर्थ अथवा व्यर्थनीय हो गया, तो ऐसी दशा में प्रतिभू के दायित्व पर यानी कि उसकी जो गारंटी है वो वहीं पर अभी भी रहेगी। प्रतिभू की मृत्यु होने पर स्वतः ही गारंटी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जिसने गारंटी देकर वो इंसान की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिक क्या गारंटी समाप्त हो गई। ठीक है, लेकिन प्रतिभू की मृत्यु से पहले अगर कोई प्रकार के व्यवहार हो गए तो फिर उसके वैधानिक उत्तरदायी उसके लिए क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे, उत्तरदायी हो जाएंगे। यदि अनुबंध में कोई परिवर्तन प्रतिभू को बताए बिना किया गया तो फिर प्रतिभू क्या हो सकता है, अनुबंध से मुक्त हो सकता है। यानी कि ए और बी सी की बात चल रही थी। ठीक है, 3 लोग थे यहाँ पर, ए बी और सी। बी ने गारंटी मांगी किसके लिए, सी के लिए ए से। ठीक है, तो ए ने बोला हाँ ठीक है सी कुछ नहीं करेगा तो मैं करूँगा। आई बात समझ में। अब बी और सी ने चुपचाप क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था पुराना वाला उसमें कुछ चेंजेस कर लिए और उसके बिहाफ पे अब कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो उसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ए क्या है यहाँ पर, उसको जब बातें छुपाई उससे, कॉन्ट्रैक्ट बिना पूछे चेंज कर लिया, तो ए अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। ऋणदाता अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर गारंटी प्राप्त करता है तो प्रतिभू दायित्व से मुक्त हो जाता है। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम बातें छुपाई गई हैं तो प्रतिभू के दायित्व नहीं बनते। फिर प्रतिभू के दिवालिया पागल होने पर दायित्व से मुक्ति। प्रतिभू मूल ऋणी के समस्त दायित्वों को चुकाने के बाद वे सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है जो मूल ऋणी के थे। देखो ये पॉइंट हो सकता है समझ में नहीं आए तो इसको समझ लो। लाइक ए बी सी वाली बात पूरे में हमने ये लेके चला है। ठीक है, गारंटी कौन दे रखा है, ए दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है ए और बी और सी के बीच में। ठीक है, मान लो सी के लिए गारंटी दी थी, तो अब क्या हुआ, सी अपना काम नहीं कर पाया तो ए ने पूरा पैसा चुकाया बी को, बी का रोल खत्म क्योंकि बी के पास आ गया पैसा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हो जाएगा जो भी अधिकार बी के थे वो ऑटोमेटिक क्रिएट किसके हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे। 15th पॉइंट, 3 ही तो पॉइंट और बच रहे हैं, 15, 16 और 17 बचे, तीनों ही थोड़े लंबे वाले हैं। निक्षेप अनुबंध संबंधी वैधानिक प्रावधान, दिस इज ऑल्सो मोस्ट। ठीक है, निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी चल प्रकृति की वस्तु या वस्तुओं के केवल अधिकार का हस्तांतरण करता है। यानी मालिकाना हक नहीं देता है, केवल उसको कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए वो देता है और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को सुपुर्दगी देने वाले व्यक्ति को लौटा देगा। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति ने सुपुर्दगी दी थी उसको वापस भी वहां पर आपको करना पड़ेगा। चल प्रकृति होती है यानी कि जो नॉर्मल करंट वस्तु होती है, ऐसे नहीं कि आपने अपना मकान दे दिया, खेत दे दिया, ये सब नहीं। जैसे गोल्ड, बाइक, साइकिल, कंप्यूटर, ये सब इसमें आएगा। इसे ही निक्षेप का अनुबंध कहते हैं। निक्षेपी कौन है, जिसने सुपुर्दगी दी। निक्षेप ग्रहीता कौन है, जिसने उस निक्षेप को ग्रहण करा। ठीक है, तो सुपुर्दगी प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। अब उदाहरण देख लो, ये जो दे रखे ना यहाँ पर, ये उदाहरण समझने के बाद ही आएगा हमें। मरम्मत के लिए आपने क्या दी, स्कूटर और कार दिया, तो आप तो कौन हो गए, निक्षेपी। शॉपकीपर कौन हो गया, निक्षेप ग्रहीता। आपकी क्या हुई, कार ठीक हो गई, आप वापस ले आए तो निक्षेप का अनुबंध समाप्त हो गया, क्योंकि आपने क्यों दी थी, केवल ठीक कराने के लिए दी थी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, उसने ठीक कर दिया। धोबी के यहाँ क्या करना, कपड़े धुलने डालना। आ रही है बात समझ में। आपने धोबी के कपड़े डाले, क्यों डाले भाई, धुलने के लिए डाले। जब धुल जाएंगे वापस आ जाएंगे तो अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर धोबी, मरम्मत वाला, ये सब क्या होगा, निक्षेप ग्रहीता, क्योंकि इन्होंने क्या करी, सुपुर्दगी प्राप्त करी है। साइकिल या कार स्टैंड पर सुरक्षा के लिए रखना। पार्किंग देते हैं ना हम लोग, पार्किंग चार्जेस वगैरह देते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं या फिर किसी मेले वगैरह में गए तो वहाँ पर भी पार्किंग वगैरह लगती है। निक्षेप अनुबंध संबंधी मुख्य बातें। निक्षेप की वस्तु चल प्रकृति की, अचल प्रकृति की वस्तु इसमें शामिल नहीं की गई है। अचल प्रकृति की वस्तु होती है जो फिक्स होती हैं, मकान और ये सब जो बड़े बड़े आपकी बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स वगैरह, ये सब आप इसमें ले सकते हो। वस्तु की सुपुर्दगी हस्तांतरण अस्थायी उद्देश्य के लिए की जाती है। ठीक है ना, कोई फिक्स्ड मतलब फिक्स यानी स्थायी उद्देश्य नहीं होता, ऐसा उद्देश्य होता है भाई सफाई हो गई, ठीक है, मेरी कार खराब थी, ठीक हो गई, तो ये सब क्या हो गए, ऐसा उद्देश्य हो गए। माल के स्वरूप में परिवर्तन करके भी माल की सुपुर्दगी दी जा सकती है। जैसे आपने क्या करा, सुनार को क्या दिया, आपने वैसा सोना दिया पिघला हुआ, और क्या बोला उसको कि भैया इसको, पिघला मतलब सोने का बिस्किट होता है वो दे दिया, और बोला उनको कि हमें तो क्या बनाना, आप सोने के आभूषण बना के दीजिएगा।
और उसने आपको क्या करा, सोने के आभूषण बनाकर दिए, तो ये माल की सुपुर्दगी, माल में स्वरूप में परिवर्तन करके आपको दी गई। इसके बाद है आपका बैंक के संबंध में। बैंक में खाते में सबका खाता होता है बैंक में, अगर नहीं है तो खुलवा लेना, ठीक है। 12th के बच्चे हो, सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जाओगे ना तो मोस्टली बच्चों को स्कॉलरशिप्स वहाँ पर मिलती है, और वो किस में आती है, बैंक अकाउंट में ही आती है। तो बैंक के खाते में जमा कराने के लिए किया गया धन निक्षेप का अनुबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो पैसे जमा कराए ना बैंक में, और अगर आप 2 घंटे बाद भी लेने जाओगे तो जो आपने पैसे दिए थे ना, जरूरी नहीं है आपको वो वही देगा। मान लो आपने 10,000 रुपये जमा कराए, 2-2 हज़ार के 5 नोट, और आपको एक ही घंटे में वापस जरूरत पड़ गई, आप वापस गए और उसने आपको 100-100 के 100 नोट दे दिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपकी तो करेंसी चेंज हो गई लेकिन अमाउंट तो वही आया ना। इसलिए ये क्या है, आपके निक्षेप का अनुबंध नहीं होता, क्योंकि बैंक उसी मूल रूप में वापस पैसा आपका वापस नहीं देता। परंतु बैंक के लॉकर में अगर सुरक्षा के लिए आपने अपने बॉन्ड, सिक्के, गहने वगैरह रखे हैं तो ये निक्षेप का अनुबंध है, क्योंकि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उनका ध्यान रखने की। अनियंत्रित कारण, भूकंप, तूफान आदि, आंधी, विदेशी आक्रमण, ये सब के कारण अगर कोई वस्तु आपने क्या करी थी, किसी को दी थी, मान लो कि आपने अपनी कार दी सर्विस सेंटर पे ठीक करने के लिए, और उसी दिन क्या हुआ, अचानक से आग लग गई सर्विस सेंटर में, ठीक है, तो और आग क्या लगी, प्राकृतिक कारणों से लगी, या फिर मान लो भूकंप आ गया और वो क्या हुआ, बिल्डिंग पूरी डैमेज हो गई, तो फिर उस शॉपकीपर का कोई दायित्व नहीं बनेगा आपकी कार देने का, क्योंकि उसने चला के आपकी कार खराब नहीं की। निक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, पहला है निःशुल्क, यानी कि जहाँ पर कोई भी प्रतिफल का लेन देन ना हो, और सशुल्क, जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को अस्थायी उद्देश्य के लिए देता है, और उनमें से कोई एक व्यक्ति वस्तु देने वाला या लेने वाला को शुल्क या पारिश्रमिक प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सिंपल से ले लो, पार्किंग स्टैंड पे पैसे लगते हैं ना, 1 घंटे बाइक खड़ी करोगे तो 5 रुपये, 10 रुपये, कार अगर रात भर अपनी कार खड़ी करोगे तो 100 रुपये, ठीक है, ये हो गया इसमें सशुल्क निक्षेप। निक्षेपी के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए, निक्षेप ग्रहीता को माल की सुपुर्दगी, माल के दोषों का प्रकटीकरण, ठीक है, यानी निक्षेप ग्रहीता क्या है आपका, जिसको आप क्या कर रहे हो, अपना माल दे रहे हो, उसको माल देना, अगर उस माल में कोई दोष है तो वो जरूर बताना, आवश्यक व्यय का भुगतान करना, ठीक है। निक्षेप ग्रहीता को शुल्क चुकाना, अगर आप पहले आवश्यक व्यय का भुगतान कर देते हो तो ठीक है, अगर उसके बाद भी कुछ भुगतान लगता है और आपकी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो फिर आपको निक्षेप ग्रहीता को देना पड़ेगा, और अपना माल वापस लेने का, ठीक है। इसके बाद है निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य, माल की उचित देखभाल करना। ऐसा नहीं है ना कि आपने किसी की मोटरसाइकिल लेके रख ली और दिन भर उस पर लेके घूम रहे हो, उसको तोड़ दिया, एक्सीडेंट कर दिया उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख रेख में उपेक्षा के कारण क्षतिपूर्ति करना, या फिर आपने क्या करा, ठीक है, किसी कोई आपका दोस्त वगैरह था, जैसा कि बेसिकली गांव वगैरह में होता है, अपनी गाय दे गया कि भैया ठीक है मैं 10 दिन गांव से बाहर जा रहा हूँ, उसका ध्यान रख लेना, और आपने गाय को केवल खड़े रखा, खाने पीने को कुछ दिया ही नहीं, और गाय क्या हो गई, या तो बीमार हो गई या मृत हो गई, तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर, मतलब निक्षेप ग्रहीता तो देगा, तो उसका कर्तव्य है, और निक्षेपी का वो अधिकार है उसके पैसे लेना। निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध न जाना, जिन शर्तों के अंतर्गत निक्षेप हुआ है उसकी शर्तों के विरुद्ध नहीं जाना। निक्षेप के माल के साथ हेरा फेरा ना करना, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपको सोना मिला, किसके लिए, आभूषण बनाने के लिए, और आपने क्या करा, सोने का पीतल बना के चेंज कर दिया, तो ये गलत है। माल लौटाना, माल रखा है तो लौटाना ही पड़ेगा, अपना थोड़ी ना है। माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति करना, खराब हो गया, यूज़ कर लिया, फिर लौटाना नहीं चाहते का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लौटाना तो पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले को माल दिख रहा है अपना, पर हाँ खराब अगर आपकी वजह से होता है तो फिर आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। किसी वस्तु को, खोई हुई वस्तु मिलने पर उसका कर्तव्य निक्षेप ग्रहीता की भांति ही हो जाता है। अगर मान लो आपको रोड पे क्या हुआ, एक पर्स मिल गया किसी का, चलो छोड़ो पर्स, तो मोबाइल मिल गया किसी का, आईफोन, ठीक है, तो आपके मन में लालच आ गया, तो ऐसा नहीं कि आप उसको लेके रख लो, अब आप वहाँ पे क्या बन गए हो, एक निक्षेप ग्रहीता बन गए हो, यानी कि आप पहले ये ट्राई करो कि मुझे उसका मालिक मिल जाए, और अगर उस चीज़ में कुछ पैसे वगैरह लगते हैं आप उसका मालिक ढूंढने में, तो आप उसके पैसे लेने के पूरे पूरे हकदार हो जो उसका मालिक है। क्लियर। खोई हुई वस्तु को तब तक रोक कर रखा जा सकता है जब तक उसके द्वारा किए गए खर्च व जोखिम की राशि मालिक से नहीं मिल जाती। यदि कोशिशों के बाद भी मालिक ना मिले तब फिर आप क्या कर लेना, वो आईफोन रख लेना, ठीक है। फिर है आपका 16 पॉइंट, गिरवी अनुबंध के संबंध में प्रावधान। निक्षेप अलग होता है, गिरवी अलग होता है, ध्यान रखना, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। गिरवी वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने कभी बैंक का प्रोसेस देखा हो, या फिर जो बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो साहूकार वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीनों के कागज़ वगैरह रख लेते हैं या फिर गोल्ड वगैरह रख के लोगों को पैसा देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपकी चीज़ रख रहे हैं, उसके आधार पर आपको क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या है, गिरवी का अनुबंध। जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण या वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तो उसे गिरवी कहते हैं।
क्लियर। तो जो व्यक्ति अपनी वस्तु गिरवी रखता है वो गिरवी रखने वाला या गिरवी करता, और जिसके पास रखी गई वो गिरवीग्राही। गिरवी की आवश्यक बातें हैं। गिरवी विद्यमान माल की हो सकती है, गिरवी रखी जाने वाली वस्तु विभक्त। ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर वाली चीज़ के लिए यार तू ऐसा कर, मुझे 1 लाख रुपए दे दे, मैं अगले महीने ना कार खरीदूंगा, तुझे गिरवी रख जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पास में कार है, गिरवी रखना चाहता तो बताओ, वरना बात मत करो। गिरवी रखने वाली वस्तु विभक्त योग्य होना चाहिए, यानी कि उसको बांटा जा सके। क्योंकि मान लो अगर आपने कुछ पार्ट नहीं भी चुकाया, हमारी बात समझ में, तो वो अपना उतना पार्ट गिरवी की वस्तु में से रख के बाकी आपको चुका देगा। गिरवीग्राही के अधिकार क्या क्या होते हैं? गिरवीग्राही के अधिकार होते हैं ऋण की राशि हेतु माल रोकना। जब तक ऋण की राशि वापस नहीं आ जाए वो आपको आपका माल वापस नहीं करेगा। असाधारण व्यय को पाने का अधिकार हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ ऐसी थी और उसके ऊपर उसको खर्चा करना पड़ेगा संभाल के रखने के लिए, तो उसको पाने का अधिकार। उचित सूचना देकर आप अपना लोन नहीं चुका पाए तो भैया उसको तो पैसा चाहिए ना एक टाइम बाद, तो वो क्या करेगा, आपको सूचना देगा और फिर क्या करेगा, अन्यथा माल को बेच देगा। गिरवीकर्ता पर वाद प्रस्तुति का अधिकार यहाँ पर है। अगर क्या करा, गिरवीकर्ता ने पैसा नहीं चुकाया तो वो उस पर वाद भी प्रस्तुत कर सकता है उसका पैसा चुकाने के लिए बजाय बेचने के। गिरवीग्राही के कर्तव्य क्या है? माल की उचित देखभाल, ठीक है। गिरवी रखी वस्तु को अपने निजी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ऋण की राशि आवश्यक खर्चे वापस मिल जाने पर माल को गिरवीकर्ता को लौटा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना उसका पैसा भी ले लिया उससे अपना और उसका माल भी नहीं दे रहे हो, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है आपका ऋण का उचित समय पर भुगतान न होने पर माल को बेचने का अधिकार उसको होता है। इसके बाद है आपके गिरवीकर्ता के दायित्व। गिरवीकर्ता के दायित्व हैं माल के दोषों का प्रकटीकरण। अगर माल में कोई खराबी है तो उसको बताओ। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को आपने बताया ही नहीं और आपके माल में तो क्या थी, खराबी थी, तो ये गलत है। इसके बाद है यथासमय ऋण का भुगतान कर देना। माल का स्वामी ही माल को गिरवी रख सकता है तथा सह स्वामियों की दशा में उसकी सहमति के बाद कोई भी स्वामी, मान लो 3-4 लोगों ने मिलकर कुछ खरीद रखा है तो वो सह स्वामियों की उनकी परमिशन के बाद ही गिरवी रख सकता है, वरना नहीं रख सकता, ठीक है। किसी दूसरे के माल को आप गिरवी नहीं रख सकते, परंतु अपवाद स्वरूप स्थिति में रखा जा सकता है। मान लो कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि रखना ही पड़ेगा, तो फिर ठीक है, गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत क्या होती है, लोचदार अपना कानून रखती है। एजेंसी अभिकरण संबंधी वैधानिक नियम। एजेंट तथा प्रधान के बीच पाए जाने वाले संबंधों को एजेंसी कहा जाता है। बहुत बेसिक सा है, एजेंट और प्रधान के बीच पाए जाने वाले संबंध एजेंसी कहलाते हैं। अनुबंध अधिनियम में एजेंसी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु 182 से 238 जो धाराएं हैं वो क्या बताती हैं, अनुबंध अधिनियम में एजेंसी को नियमित करती हैं एक न्यायिक निर्णय के अनुसार। मैंने बताया था ना कि कानून कैसे बना है, कानून के स्रोत क्या क्या है। कभी कभी जो अच्छे जजेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे जो निर्णय देते हैं उनको आधार बनाकर भविष्य के लिए क्या किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन क्रिएट कर दिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, न्यायिक निर्णय। एजेंसी का सार यह है कि प्रधान अपने एजेंट को अधिकार देता है कि वह अपने प्रधान का अन्य व्यक्ति के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित यहाँ पर करे। क्लियर। एजेंसी का सार यह है, वापस समझ लो, प्रधान अपने एजेंट को अधिकार दे रहा है कि वो मेरे बिहार पर अन्य लोगों से संबंध स्थापित करे। एक LIC का एजेंट क्या करता है, LIC कंपनी के आधार पर कस्टमर्स बनाता है, ना कि खुद के आधार पर। एजेंसी की आवश्यक तत्व क्या क्या है? एजेंसी का जन्म एजेंट तथा प्रधान के बीच ठहराव से ही हो सकता है, ठीक है। एजेंट का जन्म कैसे हुआ? एजेंट और प्रधान के बीच ठहराव से हुआ। अनुबंध इसमें जरूरी नहीं अनुबंध हो ही, LIC का व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है, परंतु उसके लिए पूरा जिम्मेदार उसका प्रधान होगा। एजेंसी ठहराव में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। एजेंसी अब देखो यहाँ पर बहुत बार दोनों बातें क्या हो जाती है, प्रतिरोध उत्पन्न कर देती है। अब यहाँ तो कह रहा है कि एजेंट क्या होता है, LIC व्यक्ति बन सकता है, फिर नीचे कह रहा है कि अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि दोनों बातें अपोजिट है, बट ये लॉ में लिखी गई है इसलिए हमें माननी पड़ेंगी। एजेंसी अनुबंध में किसी मूल्यवान प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता। एजेंट जिस व्यक्ति का कार्य प्रतिनिधित्व कर रहा है उस व्यक्ति को प्रधान नियोक्ता या मालिक कहते हैं। एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? सभी व्यक्ति कर सकते हैं, सभी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति कर सकते हैं, राजनियम द्वारा जिन्हें अयोग्य घोषित न किया गया हो वो लोग, निगम या कंपनी, नैसर्गिक संरक्षण यानी कि जो नेचुरल गार्जियंस होते हैं ना वो कहलाते हैं नैसर्गिक संरक्षक या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक द्वारा नियुक्ति। बहुत बार होता है जैसे मान लो किसी बच्चे की मदर फादर दोनों की डेथ हो जाती है तो उनके रिलेटिव्स को उनका क्या करा जाता है, न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद है एजेंट कौन बन सकता है? कोई भी व्यक्ति चाहे अनुबंध करने की क्षमता वो रखता है या नहीं रखता, वो क्या कर सकता है, एजेंट बन सकता है। क्योंकि उसके कामों के लिए जिम्मेदार कौन होगा, उसका प्रधान जिम्मेदार होगा। तो प्रधान में कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि वो किस बंदे को अपना एजेंट नियुक्त कर रहा है, इसलिए एजेंट कोई भी व्यक्ति बन सकता है। एजेंट और नौकर में अंतर, देखो ये क्वेश्चन ऐसे लास्ट से आ चुका, पर फिर भी मैंने बताया कि जो अंतर वगैरह के पॉइंट होते हैं BST और इकोनॉमिक्स से प्रोस्पेक्टिव से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें अंतर सारे करके जाने हैं। क्लियर।
और अंतर का आधार हमें अच्छा रखना होता है और पैराग्राफ के बजाय हमेशा इसी पैटर्न में अंतर लिखने होते हैं। आधार फर्स्ट है आपका अनुबंधात्मक संबंधों की स्थापना। एजेंट तीसरे पक्षकार के साथ अपने मालिक के अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है, जबकि नौकर ऐसा कुछ नहीं करता। पारिश्रमिक के रूप में एजेंट को मिलता है कमीशन, नौकर को मिलता है वेतन। सेवा योजक यानी कि कितने नियोक्ता हो सकते हैं? एक एजेंट के अनेक नियोक्ता एक समय पर हो सकते हैं, परंतु नौकर का सामान्यतः एक समय पर क्या होता है, एक ही नियोक्ता होता है। यहाँ पर नौकर वो घर की काम वाली बाई से थोड़ा ऊपर लीजिएगा, यहाँ पर है आपका जो ऑफिस वगैरह में पर्सन्स काम करते हैं वो। एजेंट या नौकर का होना, एजेंट एक ही समय में नौकर नहीं हो सकता, परंतु नौकर एजेंट बन सकता है। यानी कि मान लो आपको कोई ऑफिस का एम्प्लॉय और आपने उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ क्या कर एग्रीमेंट करने भेज दिया, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसको एज अ एजेंट ही तो भेज रहे हो। एजेंट और ठेकेदार में अंतर, यहाँ पर केवल दो ही अंतर है। कार्य की बाध्यता, एजेंट अपने प्रधान मालिक के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, ठेकेदार अपने अनुबंध के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये किसके अनुसार होता है? प्रधान मालिक के निर्देशानुसार। और ये किसके होता है? अनुबंध के अंतर्गत जो भी बातें शामिल हुई हैं वो। एजेंट का ठेकेदार होना, एक एजेंट ठेकेदार नहीं हो सकता, जैसे एजेंट नौकर नहीं हो सकता वैसे वो ठेकेदार भी नहीं हो सकता, परंतु विशेष परिस्थिति में ठेकेदार एजेंट हो सकता है। यहाँ पर विशेष परिस्थिति यानी कि सामान्यतः ऐसा नहीं हो सकता, परंतु विशेष परिस्थिति में बनाया जा सकता है। एजेंसी का निर्माण या स्थापना के तरीके, ये मोस्ट है क्योंकि ये अच्छे पॉइंट्स हैं समझने के हिसाब से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पष्ट ठहराव द्वारा, एजेंट की नियुक्ति प्रधान द्वारा लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा की जाती है, तो क्या कहलाती है वो? स्पष्ट ठहराव। गर्भित एजेंसी, पक्षकारों के आचरण या पक्षकारों के आपसी संबंधों के आधार पर जो एजेंसी है वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी गर्भित। यहाँ पर एजेंसी आप वो कहलाने वाली है। ठीक है, इसके बाद है आपका कोई भी प्रदर्शन द्वारा एजेंसी, कभी कभी कोई प्रधान अपने आचरण या कार्य से तथा बिना किसी विशेष योग्यता के दूसरे व्यक्ति को अपने एजेंट के रूप में कार्य कराने के योग्य होता है, ऐसी स्थिति में वो कहलाता है प्रदर्शन द्वारा एजेंसी। आवश्यकता द्वारा एजेंसी, जब कुछ परिस्थितियां किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के बिना उसको स्पष्ट अधिकार के एजेंसी का कार्य करने को मजबूर या बाध्य कर दे, तो वो कहलाती है आवश्यकता द्वारा एजेंसी। यानी कि आप किसी को मजबूर करके क्या करवा रहे हो, अपना काम करवा रहे हो, तो वो है आवश्यकता द्वारा एजेंसी। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बिना उसके अधिकार के किए गए किसी कार्य का अनुमोदन कर देता है, तो अनुमोदन हो जाने के बाद यह माना जाता है कि अनाधिकृत रूप से कार्य करवाने वाला व्यक्ति कार्य करने के समय से ही वह कार्य करने हेतु अधिकृत एजेंट था। अतः से पुष्टिकरण, देखो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बिना उसके अधिकार के किए गए, ठीक है, यानी कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, पर उसने क्या शो करा कि नहीं ठीक है इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, उसने पुष्टि करी ना, तो ये कहलाती है पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी। जबकि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी पर फिर उसने बोला नहीं मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। एजेंट के अधिकार और मालिक के कर्तव्य एक ही बात होती है, ध्यान रखना, एजेंट के अधिकार और मालिक के कर्तव्य एक ही बात है, वैसे ही मालिक के अधिकार और एजेंट के कर्तव्य एक ही बात होगी। वापस समझ लो, एजेंट के अधिकार और मालिक के कर्तव्य डिफरेंट नहीं होते, एक ही होते हैं, कंफ्यूज मत होना। यानी एजेंट की जो पावर है वो मालिक की ड्यूटी है। अपना पारिश्रमिक पाने का अधिकार, एक एजेंट को क्या होता है? अपना पारिश्रमिक पाने का अधिकार होता है, तो मालिक का क्या कर्तव्य बनता है? पॉइंट यही है, बस उसको घुमाना है पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके? एजेंट की बात कर रहे हैं तो उसको अपना पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, और अगर मालिक की बात कर रहे हैं तो उससे क्या करना चाहिए? एजेंट को उसका पारिश्रमिक देना चाहिए। क्लियर? प्रधान की अयोग्यता से होने वाली क्षतिपूर्ति का अधिकार, मान लो मालिक ही क्या है, किसी कार्य के लिए अयोग्य है, उसकी वजह से क्या हुआ? एजेंट को हानि हुई, तो एजेंट को क्या मिलनी चाहिए? क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और मालिक को वो देनी चाहिए। अधिकारों की सीमा में किए गए वैध कार्यों से हुई हानियों के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, सब कुछ काम सही तरीके से चल रहा था फिर भी कोई हानि हुई और वैध कारणों से हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और मालिक को वो देनी चाहिए। संकट काल में सभी आवश्यक कार्य करना, अगर कोई संकट पड़ता है तो जो भी आवश्यक कार्य होने चाहिए वो कौन करेगा? वो करेगा, एजेंट करेगा, तथा मालिक भी उनको करवाने का पूरा पूरा हक रखता है। उचित सूचना देकर एजेंसी अनुबंध से मुक्त होना, अगर आपको एजेंसी अनुबंध क्या करना है? मुक्त होना है, तो आपको प्रॉपर सूचना देनी पड़ेगी। व्यापार की परंपरा के अनुसार सभी कार्य करना, उप एजेंट तथा स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति करना, अगर आप किसी कारणवश काम नहीं कर पाते यानी एजेंट काम नहीं कर पाता तो उसके स्थान पर उप एजेंट या स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति करी जा सकती है। ठीक है, प्रधान के अधिकार और एजेंट के कर्तव्य, आदेश के अनुसार कार्य करवाना, प्रधान के क्या अधिकार है कि भाई जो भी उसका आदेश है उसके अनुसार काम करो, और एजेंट का कर्तव्य है उनके अनुसार काम करना। गुप्त लाभों को प्राप्त करना, प्रधान का अधिकार है गुप्त लाभों को प्राप्त करना और एजेंट का कर्तव्य उसको देना। एजेंट से हिसाब मांगना, बिल्कुल ये तो पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एजेंट के अनाधिकृत कार्यों को स्वीकार या अस्वीकार करना,
उस वही आपने तो वैध कामों के लिए रखा है ना, अगर वो अवैध काम करेगा तो आप चाहो तो स्वीकार करो और चाहो तो मत करो। एजेंट के अधिकारों को बढ़ाना, घटाना, समाप्त करना। एक एजेंट को क्या अधिकार दिए गए हैं, उनको बढ़ाना, घटाना, ये सब किसके ऊपर है, मालिक के ऊपर। एजेंट द्वारा अगर उसने दुराचरण करा तो उसको पारिश्रमिक देने से इनकार करने का ही पूरा पूरा हक होता है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। 2018 में आ रखा है अनुबंध अधिनियम में उत्पीड़न संबंधी वैधानिक प्रावधान, तो हमें यहाँ पर 6 ही बताने थे। पहले बताओ कि उत्पीड़न क्या होता है, उसके संबंध में 6 वैधानिक प्रावधान। ये था एक शॉर्ट क्वेश्चन। अगर नोट्स में देखेंगे ना तो उत्पीड़न बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो बच्चों ने क्या अटेंड किया होगा, अधिकतर व्यर्थ ठहराव संबंधी, किसमें 11 पॉइंट थे। क्लियर। वैध अनुबंध के 6 आवश्यक तत्वों का निर्माण 2019 में आया हुआ है और प्रस्ताव संबंधी 6 वैधानिक नियम वो भी 2019 में आपके आ रखे हैं। चैप्टर 9th के क्वेश्चंस मैंने उस वाली वीडियो में नहीं बताए थे, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। व्यापारिक विधि के क्षेत्र में आने वाले 4 महत्वपूर्ण अधिनियम लिखिए। मैंने बताया था ना, विक्रय वस्तु और कंपनी अधिनियम, पार्टनरशिप अधिनियम, उन सब के बारे में आप यहाँ लिख सकते हो। व्यापारिक विधि के स्रोत क्या क्या थे, न्यायिक निर्णय, इंग्लिश कॉमन लॉ, ये सब। भारतीय अनुबंध अधिनियम की विषय वस्तु के बारे में बताइए, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन सी धाराएं किसके बारे में बताती है, वो यहाँ पर आप लिखोगे। अनुबंध की परिभाषा दो। देखो आपको ऑथर्स की भी दे रखी थी और आपके जो अनुबंध अधिनियम है प्रॉपर उसकी भी दे रखी है। प्रतिफल से क्या आशय है और निम्न के बारे में बताइए। वहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी थी उसमें से जो मोस्ट लगी मुझे, मैंने वो यहाँ पर ली है। व्यर्थ ठहराव, अर्ध अनुबंध, व्यर्थनीय ठहराव, कपट, निषेधाज्ञा, एजेंसी, व्यर्थ अनुबंध। ठीक है, ये थोड़े मोस्ट पॉइंट्स मुझे लगे। चैप्टर 10 की बात करें तो राजनियम द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित व्यक्ति कौन से होते हैं, गलती अथवा भूल से क्या आशय है। इसमें कुछ में आएगा राष्ट्रपति, बैरिस्टर, ये वाला पॉइंट आएगा, इसमें ध्यान रखना। गलती अथवा भूल से क्या आशय है, बिना प्रतिफल के अनुबंध वैध कब माना जाएगा, बाजी के ठहराव से क्या आशय है, सापेक्ष अनुबंध से क्या आशय है, किन दशाओं में अनुबंध का निष्पादन आवश्यक नहीं है, अनुबंध का निष्पादन कितने प्रकार से किया जा सकता है, एजेंट ठेकेदार में अंतर और बैंक के जमा खाते में जमा कराने के लिए दिया गया धन क्या निक्षेप का अनुबंध है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे मोस्ट लगे तो मैंने यहाँ पर आपको वो कर दिए। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़कर ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक वीडियो में लेकर आ रही हूँ, पर वीडियो आने से पहले अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनने में और अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और वहाँ पे मुझसे ले लो, पढ़ते रहो। 2-3 दिन की बात है, उसके बाद ठीक है वापस हमें क्या करना है, कॉलेज लाइफ स्टार्ट करनी है। अगेन गुड लक, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में।